हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। उससे पहले हम लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको वीडियो अपलोड की गई थी। लाइट रिएक्शन में हमने से देखा कि किस प्रकार ग्रेना थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाते हैं और उन एनर्जी प्रोडक्ट को स्ट्रोमा में रिलीज़ किया जाता है। या आपने ये कहें कि वहाँ पर दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। वो अपने द्वारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा उत्सर्जित किए गए इलेक्ट्रॉन को विभिन्न मॉलिक्यूल्स में से, पिगमेंट सिस्टम में से ट्रांसफ़र होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं या प्रोटॉन का जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा अलग अलग स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट तरीके से एनर्जी प्रोडक्ट और को एंजाइम के रूप में कुछ रिड्यूसिंग एंजाइम भी वहाँ पर अपने आप को रिड्यूस करते हैं और उन प्रोडक्ट को अपने साथ स्टोर कर लेते हैं। उन स्टोर की हुई जो एनर्जी है वो ATP और NADPH+H के रूप में अपने को ग्रेना के द्वारा स्ट्रोमा में रिलीज़ की जाती है। ये अच्छी तरह से उस टॉपिक को वहाँ पर समझाया गया है। यदि वहाँ पर आपको लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया अच्छी तरह से समझनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, वर्णक तंत्र फर्स्ट और सेकेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उस एनर्जी को ट्रैप करने के बाद में उसको NADPH+H और ATP के रूप में एनर्जी प्रोडक्ट बनाते हैं और उन एनर्जी प्रोडक्ट्स को स्ट्रोमा में रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पर्णहरित या हरित लवक की संरचना के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हरित लवक मेनली दो पार्ट में बंटा होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, जो दिन के प्रकाश के अंदर सूरज की किरणों के द्वारा लाइट की ऊर्जा को या प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और वही पावर जो होती है, वही ऊर्जा जो होती है उसे बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, स्वांगीकारी ऊर्जा। ये स्वांगीकारी ऊर्जा क्यों है? क्योंकि इसी ऊर्जा का उपयोग बाद में नेक्स्ट डार्क रिएक्शन के अंदर या अंधकार अभिक्रिया के अंदर लिया जाता है। इसे अंधकार अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए लाइट होना कंपलसरी नहीं है। ये बिना लाइट के भी ये रिएक्शन सक्सेसफुली अपने आप को पूरा कर सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। शुरू में मैंने आपको समझाया भी था कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, वो दो चरणों में पूरा होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं, उसमें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस समझा हमने, हिल रिएक्शन समझी, किस प्रकार जो है वो प्रोटॉन की मूवमेंट जो होती है, H पॉजिटिव आयन की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है ATP सिंथेटेज से होती हुई ATP की फॉर्मेशन करती है, और वही NADPH+H एक रिडक्टिव एंजाइम के रूप में हमारे पास जो है वो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है हाइड्रोजन आयनों को रिसीव करके, और अपने आप को एक एसिमिलेटरी पावर के रूप में स्ट्रोमा में रिलीज़ कर देता है, और वही स्ट्रोमा के अंदर पाई जाने वाली जो एंजाइम है वो उसे रिसीव करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन, जो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। किस में होती है? स्ट्रोमा में। हरित लवक के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन यहाँ पर विशेष टाइप के, विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो इस डार्क रिएक्शन को पूरा करते हैं। तो डार्क रिएक्शन में हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन समझी, CO2 + H2O C6H12O6 + ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमने शुरू में समझी थी, और हमने सिर्फ इसी रिएक्शन को केवल हमने समझा कि ये पहला पार्ट जो वो कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन के द्वारा या प्रकाशीय अभिक्रिया। तो इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रकाश अपघटन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का या जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है। इसके द्वारा जल के अणुओं को तोड़ा जाता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, और कुछ H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन टूटते हैं, और वो प्रोटॉन जो होते हैं वो NADPH+H के रूप में मूवमेंट होते हैं। और प्रोटॉन की मूवमेंट के द्वारा ही केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दी गई पीटर मिशेल के द्वारा। उन्होंने ये समझाया कि प्रोटॉन की मूवमेंट जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या प्रासरण सांद्रता के विपरीत, प्रासरण सांद्रता के अनुसार हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती है, तो वहाँ पर ATP के रूप में हमें ऊर्जा का उत्पाद है वो मिलता है।
इन्हीं को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर या स्वंगीकारी ऊर्जा या स्वंगीकारी शक्ति। अब इस रिएक्शन का ये पार्ट पूरा हो गया। अब देखते हैं इस रिएक्शन का ये पार्ट, ये कैसे पूरा होता है, मतलब कि CO2 C6H12O6 या हम बोल सकते हैं हेक्सोज शुगर में किस प्रकार बदलती है, तो उसको हमें समझना है। इसको समझाने के लिए केल्विन और उसके साथियों ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस तरीके को या उन्होंने ये समझाया कि किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड ही हेक्सोज या कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसका रूबिन और कैमन ने अपने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया, जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 18 रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज़ किया और उसके द्वारा उन्होंने समझाया कि किस प्रकार ऑक्सीजन ही एक तरह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन का ही सोर्स होता है, वो कहीं और से हमें नहीं मिलती। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उसी के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो किसने समझाया था, रूबिन और कैमन ने। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो था वो केल्विन और उसके साथियों ने किया। केल्विन, बेसम, ये सभी साइंटिस्ट इसको केल्विन एट आल बोलते हैं, केल्विन और उसके साथियों ने। केल्विन ने क्या किया था, CO2 का आइसोटोप यूज़ किया, 14 रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज़ किया। मतलब कि पौधे को नॉर्मल क्लोरेला पौधे के ऊपर किया, क्लोरेला शैवाल है, एल्गी है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो CO2 नॉर्मल CO2 न देकर उन पौधों को रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाली C14 जिसके ऊपर टैग लगा देते हैं, जिसके ऊपर एक तरह की निशानी लगा देते हैं, ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मॉलिक्यूल्स जिसको हमने रेडियो एक्टिवली आइसोटोप किया है, उसको रेडियो एक्टिवली उसके ऊपर टैग लगाया है, वो मूवमेंट कहाँ कर रहा है, उसकी गति कहाँ हो रही है, किस प्रकार वो प्रोडक्ट के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उन्होंने CO2 का C14 आइसोटोप यूज़ किया और उन्होंने उस रिएक्शन को जब क्लोरेला प्लांट के ऊपर उन्होंने जब रिएक्शन को चलाया तो वो रिएक्शन उन्होंने उसके अनेक प्रोडक्ट जो थे वो मिले। मतलब कि वहाँ पर उस रेडियो एक्टिव कार्बन के आइसोटोप के उन्हें अनेक प्रोडक्ट मिले, लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट को बनने में इतना कम टाइम लगा कि उन्हें रिएक्शन को बार बार तोड़ना पड़ा, कि उन्होंने ये देखा भी कि ये प्रोडक्ट बन क्या रहे हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट को उन्होंने बार बार चेक करने के लिए इस रिएक्शन को बार बार किया और हर बार उन्होंने अल्कोहल से इस रिएक्शन को या गर्म अल्कोहल से उनको रिएक्शन को बार बार तोड़ने की कोशिश की भी फर्स्ट प्रोडक्ट कहाँ बनता है, क्योंकि जब वो रिएक्शन पूरी हो जाती थी तो उसको बाद में 7 कार्बन 4 कार्बन या 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनते थे, लेकिन कोई एक स्थायी प्रोडक्ट उसको नहीं मिला। तो ये रिएक्शन इतनी तेज़ी से होती है क्योंकि उन्होंने ये कहा भी रिएक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण है, वो इतनी तेज़ गति से होता है। अंत में उनको सफलता मिली 3 सेकंड के एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने कहा कि हमारी जो हरित लवक के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रोमा है, उस स्ट्रोमा के अंदर एक मॉलिक्यूल्स पाया जाता है RUPP, राइबोलोज बाइफास्फेट। राइबोलोज बाइफास्फेट जो है वो क्या करता है, वातावरण की CO2 को रिसीव करता है। राइबोलोज 5 बाइफास्फेट और 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो वातावरण की CO2 को रिसीव करता है और एक 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है और वो विस्को एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। राइबोलोज बाइफास्फेट सल्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज इसका पूरा नाम है, और रिच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका लगभग 40% के करीब प्रोटीन है। पूरे वर्ल्ड की जो प्रोटीन का पार्ट है वो रुबिस्को में पाया जाता है। इसका पूरा नाम राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे रिएक्शन के अंदर, इसके भी क्या क्या फीचर्स होते हैं जब हम आगे रिएक्शन पूरी करेंगे। तो केल्विन और उनके साथियों ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रोमा के अंदर एक 5 कार्बन का प्रोडक्ट होता है राइबोलोज बाइफास्फेट। वो राइबोलोज बाइफास्फेट क्या करता है, इन्वायरमेंटल CO2 को अपने साथ अटैच करता है। मतलब कि इसे बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। मतलब कि फ्री CO2 को
प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं CO2 फिक्सेशन या CO2 स्थायीकरण। मतलब कि CO2 जो है पौधों के अंदर आकर स्थायी हो जाती है और आगे वो प्रोडक्ट निर्माण के अंदर पार्टिसिपेट करती है, तो इसको हम बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। लेकिन उन्होंने देखा कि एक 6 कार्बन का 5 कार्बन राइबोलोज बाइफॉस्फेट के हो गए, एक कार्बन इन्वायरमेंट से आया, तो एक 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और वो जस्ट इन 3 सेकेंड वो 3 कार्बन की एक स्टेबल कंपाउंड में बदल देता है, जिसको हम बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3 कार्बन के स्टेबल कंपाउंड बनेंगे तो वो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, वो 2 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट गया, 2 मॉलिक्यूल उसके बन गए। तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल बना वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल को था, इसलिए इसको हम बोलते हैं C3 साइकिल और उसका पूरा नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड नोट कर सकते हो आप। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उनको काफ़ी बार उनको ये स्टेप्स रिपीट करने पड़े, क्योंकि उनको फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ढूंढने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। वो इतने धैर्यवान थे कि उन्होंने फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड को ढूंढने के उन्होंने बार बार उस रिएक्शन को बार बार तोड़ा, बार बार उसको एथेनॉल के द्वारा बार बार उस रिएक्शन को रोका गया भी फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, और उनको कामयाबी मिली जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट 3 सेकंड बाद रोका। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इतनी तेज़ी से बनता है कि अनस्टेबल कंपाउंड को ही वो हाथों हाथ 3 सेकंड के अंदर स्टेबल कंपाउंड में बदल देता है। यहाँ से फिर शुरू होता है पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन, मतलब कि उसे स्वांगीकृत करना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इन्वायरमेंटल CO2 को रुबिस्को ने क्या किया, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ जोड़ दिया, अटैच कर दिया। पहले इन्वायरमेंट में फ्री थी वो, लेकिन फ्री थी तो वो पौधे उनके किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन रुबिस्को ने क्या किया, इन्वायरमेंटल CO2 को पकड़ा और उसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ अटैच कर दिया। इसे हम बोलते हैं CO2 फिक्सेशन और इसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेप जो पूरा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का अटैच होना किसके साथ है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ। राइबोलोज बाइफॉस्फेट के जुड़ा वो 5 कार्बन का था। तो यहाँ पर 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बना, वो हाथों हाथ क्या हुआ, टूट गया 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। अब यहाँ पर जितनी भी एसिमिलेटरी पावर थी, वो एसिमिलेटरी पावर जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज होती है। कैसे होती है अभी देखते हैं। ATP हमारे पास मौजूद था, ग्रेना ने बनाकर स्ट्रोमा में भेज दिया। NADPH+H हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर आया, किसके द्वारा, उसी लाइट रिएक्शन के द्वारा। अभी क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है, इसके द्वारा हेक्सोज या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का या 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन अभी नहीं हुआ है, वो अभी होगा। अब क्या होगा, इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ATP को ADP में बदलते हैं और यहाँ से 2 फास्फेट मॉलिक्यूल्स को रिसीव कर लेते हैं। एक का फास्फेट 1 नंबर कार्बन पे जुड़ता है और दूसरा फास्फेट 3 नंबर कार्बन पे जुड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन जाते हैं। मतलब कि वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फास्फेट को रिसीव करते हैं और दोनों मॉलिक्यूल फास्फेट को रिसीव कहाँ से करेंगे, ATP से। 2 फास्फेट ले लिए, एक ATP से 1 फास्फेट, दूसरे ATP से दूसरा फास्फेट, और बदल जाते हैं वो ADP के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन, फास्फोरिलीकरण, किसका, फास्फोग्लिसरिक एसिड का। उसके बाद जैसे ही ये 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदलता है, इसका होता है रिडक्शन, मतलब कि ये अपने आप को रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब हमारे पास रिडक्टिव एंजाइम मौजूद है और उसके पास रिच हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन पकड़ के रखा हुआ है। अब वो सोच रहा है कि हाइड्रोजन किसको दूं मैं, तो हाइड्रोजन देने के लिए उसके पास प्रोडक्ट आ जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, ट्रायोज फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा, ट्रायोज फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ट्रायोज क्यों बोलते हैं, 3 कार्बन की शुगर है, 3 कार्बन की है, ट्रायोज है, शुगर है क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल
हाथों हाथ 3 कार्बन के अंदर टूटता है। तो शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो 3 कार्बन का है। ट्रायोज फास्फेट डीहाइड्रोजनेज जो क्या करेगा, यहाँ पर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिटैच करेगा और वो यहाँ पर उसको रिडक्शन करके उसे एल्डिहाइड के अंदर बदल देगा और वो बदल देगा 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन या अपचयन। मतलब कि यहाँ पर पहले राइबोलोज बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हुआ, उसके बाद 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, उसका फास्फोराइलेशन हुआ, फास्फोराइलेशन के बाद क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ और रिडक्शन करने के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड रिडक्टिव एक मटेरियल बना, एक मॉलिक्यूल बना। ये क्या रखता है, समावयवीयता रखता है, आइसोमेरिज्म रखता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के साथ। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, बस इनके मॉलिक्यूल्स की फार्मूला सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो होती है डिफरेंट होती है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बन जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आइसोमेरिज्म में रहते हैं। सेल को यदि इसकी आवश्यकता होती है तो ये 3-PgL DHAP में बदल जाता है। यदि सेल को PgAl की आवश्यकता होती है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर बदल देता है। डिपेंड करता है कि सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल की आवश्यकता है, उसी की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को वो बदलते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं आइसोमेरेज। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा होगा, ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम, जो क्या होगा आपस में दूसरे को बदलता रहेगा। अब हमारे पास क्या हुआ, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के आ गए। अब ये क्या करेंगे, उनमें से एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो होगा वो रिवर्स ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। रेस्पिरेशन में हमने समझा है, यहाँ आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में बदलता है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन PgAl को वापस हेक्सोज में बदला जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जो डिफरेंट एंजाइमों के द्वारा होती है और वो एंजाइम स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं तो उसे आसानी से हेक्सोज में बदल देता है। एक्सोज में बदल गया, एक मॉलिक्यूल एक्सोज में बदल गया और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वापस साइकिल में चला जाता है। फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, उसके द्वारा अनेक प्रोडक्ट बनते हैं जो 4 कार्बन के, 5 कार्बन के, 7 कार्बन के। वो प्रोडक्ट का नाम और उनकी जो फीचर्स हैं वो हमें इतना आवश्यक नहीं है। यदि आपको आवश्यकता होगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस प्रोडक्ट की पूरी एक जो इमेज है वो आपको डाल दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन उन प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो अनेक प्रोडक्ट बनते हैं 4 कार्बन के, 3 कार्बन के, 5 कार्बन के, 7 कार्बन के। वो प्रोडक्ट जो होते हैं अपने आप को रीजनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब कि उसका PgAl का दोबारा से क्या होता है, पुनर्संयोजन होता है वहाँ पर स्ट्रोमा में पाए जाने वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो PgAl को बदल देते हैं किसमें, राइबोलेज फास्फेट, 5 कार्बन के राइबोलोज फास्फेट में बदल देते हैं। अब राइबोलोज फास्फेट जो है वो फिर एक ATP में से फास्फेट को अलग कर लेता है और फास्फेट को अलग करके राइबोलोज बाइफॉस्फेट में बदल देता है। यहाँ राइबोलोज सिर्फ फास्फेट है, वहाँ पर एक फास्फेट और जुड़ गया तो वो बन जाता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। और वो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल दोबारा से रिएक्शन के अंदर या साइकिल के अंदर अपने आप को पूरा करता है। अब हम वापस रिवाइज करते हैं रिएक्शन जो हमारे लिए फोटोसिंथेसिस की काम में दी थी या फोटोसिंथेसिस की दी हुई थी। उस रिएक्शन में क्या था, 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 ये बन गए, प्लस ये था। अब यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब होंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, एक हेक्सोज या कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट बनेगा। हमने अभी साइकिल कितनी बार चलाया, एक बार चलाया है। तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज हुआ तो एक कार्बन यूटिलाइज हुआ तो मैंने यहाँ पर लिखा है हेक्सोज का 1/5 पार्ट, मतलब 1/5 पार्ट ऑफ हेक्सोज वो अपने आप को बदल लेता है। इसका मतलब पूरा साइकिल जो है वो हमें 6 बार चलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर 6 CO2 जो होंगे वो क्या बनाएंगे,
हेक्सोज के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाएंगे। इसका मतलब पूरी जो साइकिल है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो 6 बार चलेगा और 6 बार अपने आप को ये प्रोडक्ट चलाकर हमारे लिए या प्लांट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाएगा। अब थोड़ा सा एनर्जी का सोर्स देख लेते हैं, किस प्रकार से एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर यूटिलाइज होती है। अब यहाँ पर 2 ATP एक बार में यूज़ हुए, तो इसका मतलब 6 कार्बन यूज़ हुए। 6 कार्बन यदि यूज़ होंगे तो कितनी ATP यूज़ होंगे, इंटू 6। 2 ATP यहाँ यूज़ हुए, 1 ATP यहाँ यूज़ हुआ, इंटू 6, तो ये 6 ATP यहाँ पर यूज़ हो गई। इसका मतलब पूरे जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन है वहाँ पर कितने ATP यूज़ हुए, 18 ATP यूज़ हुए। 2 ATP यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, उसके पूरे के द्वारा एक्सोस को बदलने के लिए, और 1 ATP वापस रीजनरेशन के द्वारा राइबोलोज फास्फेट को राइबोलोज बाईफास्फेट के द्वारा बदलने में यूज़ हुआ। इसका मतलब एक साइकिल के अंदर कुल 3 ATP यूज़ हुए, एक साइकिल 6 बार चलेगा। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से, 3 ATP एक साइकिल में चले, 6 बार चलेगा तो कितने ATP यूज़ हुए, 18 ATP यूज़ हुए। फिर हम देख देते हैं NADPH। NADPH एक ही बार यूज़ हुआ एक साइकिल में, 2 NADPH यूज़ हुए। ये कितनी बार चलेगा, 6 बार, तो हमारे पास कितने NADP यूज़ हुए, H+H पॉजिटिव, 12 NADPH पॉजिटिव है वो यूज़ हुए। इसका 18 ATP, 12 NADPH और 18 ATP जो होगी वो एसिमिलेटरी पावर जो होगी वो केल्विन साइकिल के द्वारा या CO2 फिक्सेशन के द्वारा क्या होगी, यूटिलाइज होगी। इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। और इस तरह से जब ये 18 ATP ADP में बदलेंगे तो 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में हमारे पास सेल के अंदर वापस जो होंगे वो फास्फेट फ्री हो जाएंगे। तो दोबारा ATP बनेगी तो दोबारा वहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे। और 12 NADP थे, 12 NADPH यूज हुए। जब इनमें से ये रिडक्टिव होंगे तो वापस किस में बदल जाएंगे, ये 12 NADP के अंदर बदल जाएंगे, वापस अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है तो टोटल ये 6 साइकिल में रिपीट होगा। और इस तरह से हमारी जो एनर्जी प्रोडक्ट होती है या जो रिएक्शन है वो पूरी रिएक्शन यदि हम लिखें तो पूरी रिएक्शन को लिखने के लिए इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, 6 CO2 प्लस 6 RUBP प्लस 6 H2O 6। उसके साथ क्या यूज़ हुआ, 18 ATP प्लस 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव। ये जो प्रोडक्ट हैं ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, ये हमारे लिए पूरी डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद में 6O2 प्लस C6H12O6 ये काम आया। उसके बाद 18 ATP किस में बदल गया, 18 ADP के अंदर प्लस 18 इनऑर्गेनिक फास्फेट में बदला। और NADPH किस में बदल गया, 12 NADP के अंदर बदल गया और प्लस 6 H2O। ये रिएक्शन जो होती है वो
पूरी होती है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि एक रिएक्शन जो है या एक जो रिएक्शन है पूरी फोटोसिंथेसिस की, वो अपने आप को इस प्रकार से पूरी करती है, जिसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर बदल दिया जाता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो अपने आप को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के द्वारा ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और साथ साथ में प्लांट के लिए एक्सोज शुगर के रूप में प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन है, ये C3 साइकिल है, ये सभी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है या सभी पौधों के अंदर ये C3 साइकिल पूरी तरह से पाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर इस साइकिल के अलावा एक साथ में सप्लीमेंट्री साइकिल भी पाया जाता है। वो उन प्लांट की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उनमें साइकिल वो क्यों पाया जाता है, वो होगा C4 साइकिल। तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तक ये यदि समझ में आया है, आपको क्लियर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।